हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर बिंदु रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, टीबीएस कॉलेज। आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में समझेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसे हम समस्या समाधान विधि भी कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड is a structured teaching method that develops critical thinking and learner autonomy। यानी समस्या समाधान प्रविधि एक ऐसी विधि है जो छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग और स्वायत्ता स्व अधिगम को बढ़ावा देती है। जॉन डेवी, एन अमेरिकन फिलोसोफर एंड एजुकेटर, प्रपोज द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। एक बहुत बड़े महान अमेरिकन दार्शनिक और शिक्षाविद जिनका नाम जॉन डेवी था, इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का प्रतिपादन किया। This method is deeply tied to the philosophy of learning by doing। यानी करके सीखने के दर्शन पर यह विधि जो है पूरी तरह से आधारित है। The problem solving method is a highly effective teaching strategy that is designed to help students develop critical thinking skills and problem solving abilities। अर्थात यह विधि जो है एक पूरी तरह से ऐसी स्ट्रैटेजी के तहत बनाई गई है जिसमें छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या समाधान करने की क्षमताओं का विकास किया जाता है। It involves providing students with a real world problem and challenges that require them to apply their knowledge, skills and daily life challenges। यानी इस विधि में छात्रों को जो उनके वास्तविक दैनिक जीवन की समस्याएं होती हैं, उनको शिक्षा से जोड़ते हुए उनका समाधान निकालने में जो स्किल्स, जो क्षमताओं का निर्माण कराया जाता है। अब डेफिनेशंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अकॉर्डिंग टू स्किनर, problem solving is the process of overcoming difficulties that hinder the achievement of a goal। स्किनर के अनुसार समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जो डिफिकल्टीज को ओवरकम करने में, यानी जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, उनको कम करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। ये इस प्रकार की प्रक्रिया है। According to John Dewey, problem solving is a woven into the fabric of logical thinking। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक तरह से लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने वाली विधि है। द प्रॉब्लम डिटरमाइंस द गोल एंड द गोल कंट्रोल्स द थिंकिंग प्रोसेस। जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो लक्ष्य केंद्रित होती है और लक्ष्य ही जो है वो कंट्रोल करता है हमारे चिंतन प्रक्रिया को। Problem solving is a process of identifying, analyzing and resolving problems। यानी ये मेथड जो है ये छात्रों में समस्या के जो कारण है उसको आइडेंटिफाई करना, उनका एनालाइज करना, विश्लेषण करना और प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाए, इस प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। This method encourages active learning, promotes collaboration and allows students to make ownership of their own learning। ये एक ऐसी विधि है जो स्व अधिगम और एक्टिव रहते हुए, यानी सक्रिय रहते हुए अधिगम करना, और प्रमोट्स कोलैबोरेशन, यानी छात्रों के बीच में सहभागिता को बढ़ाना और उन्हें स्व अधिगम करने को बढ़ावा देती है। स्किल्स यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब कौन कौन से ऐसी क्षमताएं हैं जिनका विकास इस विधि द्वारा होता है? सबसे पहले है प्लानिंग। यानी किसी भी कार्य को करने से पहले हम उसके लिए कुछ तैयारी करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जिसका अर्थ होता है आलोचनात्मक सोच, यानी किसी भी समस्या के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं उसका एक आलोचनात्मक चिंतन करना। एनालिटिकल स्किल्स, उन समस्याओं के पीछे क्या क्या कारण हैं, या उस समस्या को हम जब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उसके बारे में हम थिंकिंग करते हैं या उनके कारणों के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो एनालिटिकल स्किल्स या विश्लेषण
क्षमता के अंतर्गत आएंगे। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी अपनी समस्या को जब हम समाधान करने की ओर अग्रसर होते हैं तो उस समय हम क्या क्या तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, क्या क्या जानकारियों को इकट्ठा करते हैं, क्या क्या आंकड़े इकट्ठा करते हैं, ये कलेक्शन इंफॉर्मेशन में आता है। और नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, और अंत में हम एक डिसीजन पे आते हैं। तो ये भी क्षमता जो है इस विधि द्वारा विकसित की जाती है। लर्निंग आउटकम्स, अब इस विधि की जो लर्निंग आउटकम्स हैं, यानी अधिक यानी लर्निंग आउटकम्स का अर्थ है अधिगम प्रतिफल, यानी इस विधि द्वारा छात्रों में कौन कौन से अधिगम प्रतिफलों का विकास होता है। तो पहला है टू ट्रेन द स्टूडेंट्स इन द एक्ट ऑफ रीजनिंग, यानी रीजनिंग करने की जो कला है उसमें स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिलती है। स्टूडेंट्स विल गेन एंड इम्प्रूव द नॉलेज, स्टूडेंट्स जो हैं समस्या को सुलझाते हुए एक नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं और अपने ज्ञान में बड़ा जो है सुधार करते हैं नए ज्ञान के साथ। स्टूडेंट्स विल सॉल्व पजलिंग क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स जो हैं क्वेश्चंस को, जो पजल्स होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने की क्षमता उनमें डेवलप होती है। स्टूडेंट्स विल ओवरकम द ऑब्स्टैकल्स इन द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो हमारे उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में आने वाले जो भी बाधाएं हैं उनको छात्र जो हैं उन बाधाओं को पार करते हैं। स्टूडेंट्स विल अप्लाई सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, डिमॉन्स्ट्रेट critical thinking and collaborate effectively। इस विधि में क्या होता है, छात्र जो हैं एक व्यवस्थित तरीके से चरणों को पार करते हुए समस्या को सुलझाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं यानी आलोचनात्मक चिंतन करते हैं, और कोलैबोरेशन होता है उनके बीच में, यानी छात्र मिलजुल कर किसी एक समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। By course end, learners can design lesson tasks and evaluate solution। और अंत में जो है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चंस के जो समस्याएं हैं उनको इवेलुएट करना यानी मूल्यांकन करना सीख जाते हैं। Teacher's role in problem solving method। शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए समस्या समाधान विधि में। सबसे पहले टू एनालाइज द सिचुएशंस इन पार्ट, जो भी स्थिति है उनको भागों में विश्लेषण करना। To recall previously known similar and general rules that apply cases, पहले से ज्ञात समान मामलों और लागू होने वाले सामान्य नियमों को याद करना। To guess courageously and formulate guesses clearly, साहसपूर्वक अनुमान लगाना और अनुमानों को स्पष्ट रूप से सूत्रबद्ध करना, फॉर्मुलेट करना। To maintain a state of doubt or suspended conclusion, संदेह या निलंबित निष्कर्ष की स्थिति को बनाए रखना। और अंतिम है टू फॉर्मुलेट कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द नेट आउटकम ऑफ डिस्कशन, शिक्षक को चर्चा के शुद्ध परिणाम का संक्षिप्त विवरण तैयार करना चाहिए। क्लासरूम एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए। Use case studies, role plays and project-based tasks to stimulate real classroom problems। यानी वास्तविक कक्षागत समस्या अगर हमें उत्पन्न करना है तो उसके लिए हमें केस स्टडी या रोल प्ले करवा सकते हैं बच्चों से, या कोई प्रोजेक्ट बेस्ड टास्क देना चाहिए, काम देना चाहिए। Encourage collaborative groups and guided inquiry to practice analysis, hypothesis testing and solution implementation। छात्रों को जो है मिलकर काम करने के लिए उत्साहित करना चाहिए, उन्हें ग्रुप्स में बांट दें, ठीक है। गाइडेड इंक्वायरी कराएं, जो प्रैक्टिस एनालिसिस, ताकि वो विश्लेषण करना सीखें, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना सीखें और जो भी सॉल्यूशन मिल रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना सीखें। नाउ स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब हम आते हैं समस्या समाधान विधि के चरणों पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। तो सबसे पहला जो है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, सेकंड प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, थर्ड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स एंड इवैल्यूएशंस। नाउ अब हम इसे एक एक करके समझते चलते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है
वो होता है समस्या का चयन करना। तो समस्या कैसी होनी चाहिए, समस्या किस तरह की होनी है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वाइल सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट शुड वर्क टुगेदर। किसी भी समस्या को सिलेक्ट करते समय टीचर और स्टूडेंट को मिलकर काम करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। द प्रॉब्लम शुड नॉट बी टू ब्रॉड, देयर शुड बी नो लैक ऑफ क्लैरिटी एंड इट शुड बी ईजी टू कलेक्ट डाटा फॉर इट। तो समस्या बहुत ज़्यादा ब्रॉड यानी बहुत इतना भी बड़ी ना हो कि जिसे सुलझाने में हमें काफ़ी समय लग जाए या श्रम लग जाए, और उसमें क्लैरिटी का लैक नहीं होना चाहिए, यानी वो साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और इजी होनी चाहिए ताकि बच्चे आसानी से डाटा कलेक्ट कर सकें। अब क्राइटेरिया ऑफ प्रॉब्लम सिलेक्शन, कौन कौन से प्रावधान हैं समस्या को चयन करने के, ठीक है। तो सबसे पहला है द प्रॉब्लम शुड बी क्लियर, मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग। जो भी समस्या है वो स्पष्ट होनी चाहिए, अर्थ युक्त होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, रुचिपूर्ण होनी चाहिए। इट शुड को रिलेट विद डेली लाइफ सिचुएशंस, और समस्या ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों की डेली लाइफ यानी रोज़मर्रा की जीवन से संबंधित होनी चाहिए। द प्रॉब्लम शुड बी रिलेटेड टू स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। समस्या ऐसी भी होनी चाहिए जो छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, संबंध रखता हो। द प्रॉब्लम शुड अराइज आउट ऑफ द रियल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। छात्रों की जो वास्तविक आवश्यकताएं हैं उससे संबंधित होना चाहिए, उससे निकल कर आना चाहिए। द प्रॉब्लम शुड हैव प्रैक्टिकल रेलिवेंस एंड पोटेंशियल टू क्रिएट इंटरेस्ट। और प्रॉब्लम में जो है रेलिवेंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल रेलिवेंस होना चाहिए, यानी जो कह सकते हैं व्यवहारिक होना चाहिए, एंड पोटेंशियल टू क्रिएट इंटरेस्ट, और उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो छात्रों में इंटरेस्ट उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेप हमारा है वो है प्रेजेंटेशन और एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। तो पहले तो हमने समस्या को चयन कर लिया, समस्या कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कक्षा 6 को पढ़ा रहे हैं विज्ञान, तो मान लीजिए कि हमें उन्हें ठोस द्रव गैस पढ़ा रहे हैं और हमें उसमें जो है छात्रों को ये पढ़ाना है कि क्या वायु में भार होता है। तो ये हमारी समस्या हो सकती है। अब प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, अब हम जो हमारी समस्या है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, ठीक है, और उसे इस तरह से प्रस्तुत करेंगे कि छात्र समस्या को आसानी से समझ जाएं कि उन्हें करना क्या है। So after selecting the problem, the teacher must present a complete analysis of the problem before the students. तो छात्रों के समक्ष हमें क्या करना है, शिक्षक को क्या करना है कि जो भी समस्या है उसकी कंप्लीट एनालिसिस देनी है, ठीक है, विश्लेषण करना है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ जाए। द टीचर एक्सप्लेन्स टू द स्टूडेंट व्हाट द मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम विल बी। और यहाँ पे शिक्षक ये एक्सप्लेन करेगा कि किस मेथड द्वारा हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एंड फ्रॉम वेयर एंड हाउ द डाटा कलेक्शन विल बी डन, और कहाँ से और किस प्रकार जो है हम इसके लिए आंकड़े इकट्ठे करेंगे या डाटा कलेक्शन करेंगे। थर्ड, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण करना। हाइपोथेसिस का अर्थ होता है परिकल्पना, जिसे हम एक टेंटेटिव हल कह सकते हैं किसी भी समस्या समाधान के लिए। In formulation hypothesis for the problem, a list is made of what is possible causes of the problem might be. कोई भी समस्या है तो हम छात्रों से एक उसके लिस्ट बनवा सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं कारण हो सकती हैं इस समाधान की। हाइपोथेसिस शुड बी सच दैट दे कैन बी इजीली टेस्टेड, और हाइपोथेसिस यानी परिकल्पनाएं इस प्रकार से बनानी है ताकि उन्हें आसानी से जो है टेस्ट किया जा सके, उनका परीक्षण किया जा सके। Now, fourth one is the collection of data, that is gathering of facts, यानी आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, आंकड़ों को इकट्ठा करना, डेटा को इकट्ठा करना, तथ्यों को इकट्ठा करना। After formulating the hypothesis, students collection data to test them. हाइपोथेसिस बनाने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं उससे रिलेटेड आंकड़े इकट्ठे करते हैं। द टीचर शुड कलेक्ट डाटा टू टेस्ट देम, और टीचर को भी उन आंकड़ों का टेस्ट करना चाहिए,
The teacher should guide the students on where and how the data collection should be carried out, और उन्हें ये गाइड करना चाहिए, निर्देश देना चाहिए कि कहाँ से और किस प्रकार से इन कलेक्शंस को इकट्ठा किया जा सकता है, इन डाटास को, सॉरी। नेक्स्ट, नाउ द फिफ्थ स्टेप है एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का विश्लेषण करना। जो भी तथ्य बच्चों ने इकट्ठे किए हैं, जो भी आंकड़े या इंफॉर्मेशन इकट्ठे किए हैं, उनका हम किस प्रकार विश्लेषण करेंगे। द डाटा ऑब्टेन्ड इज एनालाइज्ड यूजिंग वेरियस स्टैटिक्स मेथड्स एंड देन इंटरप्रेटेड। थ्रू दिस द रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा आर अंडरस्टूड। तो जो भी डाटा बच्चों ने इकट्ठा किया है, उन्हें वे अलग अलग स्टैटिक मेथड्स द्वारा क्या किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, उनका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, यानी उनका अर्थ निकाला जाएगा। और थ्रू दिस, इसके दौरान जो रिलेशनशिप है उन डाटा के बीच में, उसे समझा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सिक्स्थ वन है ड्राइंग कंक्लूजन्स, इवैल्यूएशन और जनरलाइजेशन। कहीं कहीं आपको ये रिपोर्ट भी मिलेगा, इसमें कहीं कहीं लिखा हुआ रिपोर्ट बनाना। तो जो लास्ट हमारा होता है वो नॉर्मली इवैल्यूएशन और जनरलाइजेशन ही होता है। The hypotheses that were found to be correct during the data analysis form the basis for providing the conclusions to the problem. लास्ट में जिस hypothesis द्वारा ये माना जा रहा है कि हमारी समस्या का समाधान हो रहा है, अगर हम उस hypothesis को परीक्षण कर रहे हैं और उससे जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, अगर उससे हमारी समस्या का समाधान हो रहा है, तो हम लास्ट में जो है कंक्लूजन्स निकालते हैं कि इन इन हाइपोथेसिस में जो है हम हमारा टेस्ट जो है वो फेल हुआ और इस हाइपोथेसिस में हमने इस समस्या को सुलझा लिया। तो इस तरह से हम एक कंक्लूजन, एक लास्ट में जो है हम एक रिजल्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, और इस प्रकार से हम एक नियम का निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से अंत में एक सामान्यीकरण की प्रक्रिया होती है कि इस समस्या का समाधान इस विधि द्वारा या इस नियम द्वारा जो है सुलझाया जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो क्या गुण हैं इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के, क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। सबसे पहला है साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल। तो ये जो मेथड है ये पूरी तरह से साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है, साइकोलॉजिकल है, यानी दिस मेथड इज साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल इन नेचर। साइंटिफिक क्यों? क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप एक व्यवस्थित रूप में आप क्रमबद्ध जो है इसमें आगे बढ़ रहे हैं, आप साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं एक तरह से। एंड साइकोलॉजिकल इसलिए है क्योंकि ये छात्रों की एक तरह से कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक स्तर को देखते हुए इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। तो इस वजह से ये साइकोलॉजिकल लॉस को मानता है, ये विधि उसी पर आधारित है। नेक्स्ट, चाइल्ड सेंटर्ड। ये विधि पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड विधि है, यानी छात्र केंद्रित है। इसमें छात्र पूरी तरह से सक्रिय होकर जो है अधिगम कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। इट इज़ अ चाइल्ड सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। इसमें शिक्षक की भूमिका सिर्फ और सिर्फ एक गाइड की है, एक मार्गदर्शक की है। इसमें छात्र जो हैं वो डोमिनेंट रहते हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। ये विधि जो है छात्रों को लाइफ के लिए तैयार कर रही है, अपने आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर रही है कि अगर भविष्य में उन्हें ऐसी कोई समस्याएं आती हैं, चाहे वो शैक्षिक हो, सामाजिक हो, या और भी अदर कोई समस्याएं आती हैं, तो वो उसको किस प्रकार से सुलझाएंगे, इसके लिए वो उसकी तैयारी करा रही है एक तरह से। नेक्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन का इसमें विकास हो रहा है। डेवलप्स द पावर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यानी समस्या को एक देखने का जो नज़रिया होता है, उसके अलग अलग पहलुओं को हम किस प्रकार विश्लेषण कर रहे हैं, फिर उसका किस प्रकार हम उस पर थिंकिंग कर रहे हैं, आलोचनात्मक थिंकिंग कर रहे हैं, ये उसको बढ़ावा दे रहा है। स्टूडेंट एक्टिवनेस, एक तरह से यहाँ पे एक्टिव लर्निंग हो रही है। स्टूडेंट जो है पूरी प्रक्रिया के दौरान एक्टिव रहते हैं, और उससे उनकी थिंकिंग जो है, चिंतन जो है, वो भी एक्टिव रह रही है, और वो समस्या को सुलझा ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि छात्र इस विधि में जो है सक्रिय होकर लर्निंग करते हैं, अधिगम करते हैं। नेक्स्ट, डीमेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। चूंकि इस विधि की
बहुत सारे गुण थे जो हमने अभी यहाँ समझे, लेकिन फिर भी कुछ इसमें अवगुण भी हैं जिन्हें हम यहाँ समझते हैं. This method will become monotone if used too frequently. यानी अगर हम हमेशा या बार बार इसी विधि का प्रयोग करें अपने पूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, सिलेबस को पूरा करने के लिए, तो ये विधि कहीं ना कहीं एक नीरस बन जाती है, क्योंकि हमेशा हम एक ही विधि द्वारा सारे पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ा सकते. The problem-solving method can easily lead to the selection of trivial and untamed topics. समस्या समाधान विधि आसानी से सामान्य और असामयिक विषयों के चयन का कारण बन सकती है. Next, this is appropriate for developing cognitive competencies but not for bringing about effective changes. यह संज्ञानात्मक दक्षताओं को विकसित करने के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन भावनात्मक परिवर्तन लाने के लिए यह अति उपयुक्त नहीं है. नेक्स्ट, जनरली स्पीकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटी ओनली. सामान्य तौर पर समस्या समाधान विधि में केवल मानसिक गतिविधि शामिल हो रही है. स्टूडेंट्स में नॉट हैव एडिक्वेट रेफरेंस एंड सोर्स बुक. ज़रूरी नहीं है कि छात्रों के पास पर्याप्त संदर्भ या स्रोत पुस्तकें किताबें हों, तो इस वजह से भी यह विधि थोड़ी अनुपयुक्त होती है. कुछ और भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे इस विधि द्वारा हम छोटी कक्षाओं के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते. ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी कक्षाओं के बच्चों के लिए ही उपयोगी है. ठीक है, सभी विषयों को या सभी विषयों के अंतर्गत जो उप विषय हैं उनका भी हम इसके द्वारा अध्ययन नहीं कराया जा सकता. ठीक है, तो यह विधि थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, इसमें समय लग रहा है, श्रम लग रहा है, और जिससे आपका जो पाठ्यक्रम है वो लेंदी हो सकता है. तो ये सारे कुछ इसके डीमेरिट्स थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के, लेकिन इसके अलावा यह विधि वैसे बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि छात्र इसमें जो है एक्टिव लर्निंग करते हैं, सक्रिय रूप से सीख रहे हैं, और इस तरह से उनमें इंटरेस्ट बना रहता है. और जब वो खुद से करके सीखते हैं तो ऐसा अधिगम जो है वो स्थायी माना जाता है, स्थायी रहता है. एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग. नमस्कार.